हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज एक नई सुबह, इसीलिए एक नई पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, नई सोच के साथ आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आखिरी पार्ट, जिस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में, सिग्निफिकेंस क्या है डीपीएसपी का, कुछ डिफरेंस डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के अंदर। उसके बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट बनती है, इम्प्लीमेंट कैसे होता है डीपीएसपी में, और कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डायरेक्टिव्स तो हैं, डीपीएसपी की तरह कुछ गाइडलाइंस है उनमें, लेकिन वो पार्ट 4 से बिलोंग नहीं करते। तो इस तरह के कुछ आर्टिकल्स की भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, दिल थाम के बैठिए और सब कुछ सुनना, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिटिसिज्म में क्या होता है डीपीएसपी में? कुछ लोगों, हर एक चीज़ का पॉजिटिव साइड होता है, कुछ नेगेटिव साइड होता है, कुछ लोग सोसाइटी में उसे एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो इसी तरह से डीपीएसपी में भी कुछ क्रिटिसिज्म है। जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे नो लीगल फोर्स। नो लीगल फोर्स मतलब आप लोगों को पता है आर्टिकल 37 में हमारे ये कहा गया था कि ये जो डीपीएसपी में जितने सारी चीज़ें हैं वो नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर है। मतलब अगर सरकार किसी भी इंडिविजुअल की जितने सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, एक एग्जाम्पल मान के चलिए, आप एजुकेटेड हो और हमारे डीपीएसपी में मेंशन किया गया है कि हर एक जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, सिकलेस लोग होते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगी। तो रोज़गार क्षम करा जाएगा। अगर किसी आदमी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है तो वो जाकर कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो नहीं निभाया, इसलिए मैंने कोर्ट में आया हूँ। तो ये एक नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर है। इसका कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट में आप जा सके अगर आपकी राइट्स हनन होते हैं, ठीक है? तो इसलिए केटी साहब ने ये कहा, ये एक पायस सुपरफ्लूटिस है। सुपरफ्लूटिस मतलब गलतियाँ, और पायस मतलब प्योर। ये एक प्योर गलतियाँ हैं, ठीक है? जो गलतियाँ हम जानबूझकर करते हैं, इसको पायस सुपरफ्लूटिस के हिसाब से केटी साहब ने अडॉप्ट किया था। तो एंड कंपेयर देम विथ ए चेक ऑन ए बैंक। चेक ऑन ए बैंक क्यों कहा उन्होंने? कि देखिए हमारे ऐसा होता है कि मान के चलिए आपके पास एक चेक बुक है। तो चेक में आपने कुछ अमाउंट डाला है, जिसको कोई आपको चेक दिया है जिसमें 100 रुपीज़ है या फिर 1000 रुपीज़ है या फिर 1 लाख रुपीज़ है। तो आप जाकर बैंक में उसको ये बताएंगे कि मुझे चेक इनकैश करना है। तो बैंक तभी आपको प्रोवाइड करेगा पैसा जब बैंक के पास रिसोर्स होगा, जब बैंक के पास सफिशिएंट पैसा होगा। अगर पैसा नहीं होगा तो आपको वो कैसे चेक प्रोवाइड करेगा, कैश कैसे देगा? उसी तरह से वो ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, इसको हम बैंक में जैसे रिसोर्स ना होने पर बैंक प्रोवाइड नहीं कर सकता कैश, उसी तरह से गवर्नमेंट के पास ये तो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने बना दिया है, लेकिन गवर्नमेंट के पास अगर रिसोर्स होगी, अगर पैसा होगा, फाइनेंस कंडीशन अच्छी होगी, तो ही गवर्नमेंट आप लोगों की डिमांड इस गाइडलाइन को फुलफिल कर पाएगी, स्कीम को गोल दे पाएगी, ठीक है? इसीलिए उसको चेक ऑन बैंक बोला गया है। फिर राशिदुद्दीन ने ये कहा, दीज प्रिंसिपल्स आर नो बेटर देन न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन। आप लोगों को पता होगा न्यू ईयर जैसे आती है, हम न्यू ईयर से पहले पहले बहुत सारे रिजोल्यूशन कर लेते हैं। जैसे कोई हेल्थ के इशू ऊपर काम करना चाहता है, कोई पढ़ाई अच्छे करना चाहता है, कोई और कुछ गोल अचीव करना चाहता है, उसके वजह से बहुत सारे काम करने के लिए वो डिसाइड करते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। लेकिन जब न्यू ईयर कंप्लीट हो जाता है, सबके साथ ऐसे ही होता है, 2 जनवरी को या फिर 3 जनवरी को इस तरह के कंडीशन होते हैं कि हम जैसे पहले थे वैसे ही आ जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने रिजोल्यूशन को गोल तक लेके जाते हैं, सब नहीं ले पाते। उसी तरह से उन्होंने कहा कि हम तो रिजोल्यूशन कर लेते हैं, मतलब गाइडलाइंस तो बना लेते हैं, लेकिन उसको कितने हद तक हम कंप्लीट कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे रिसोर्सेज पर, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, उनके आइडियोलॉजी ऊपर, वो सब डिपेंड करता है, ठीक है? तो उन्होंने इस तरह से कहा कि एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन है जो कि विच आर ब्रोकन ऑन 2 जनवरी, ठीक है? फिर टीटी कृष्णामाचारी ने ये कहा, ए वेराइटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स मतलब ये जो डीपीएसपी के गाइडलाइंस है, ये बहुत सारे हमारे सेंटिमेंट्स को मतलब होल्ड करता है।
जैसे कि हमें दावा तो करता है हम सोशल वेलफेयर के लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, तो उस गाइडलाइन के साथ हमारे सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं, ठीक है? तो ये कहते हैं ये एक डस्टबिन हो गया, एक सेंटिमेंट्स की डस्टबिन हो गया, जिसको वो जब चाहे उसे निकालते हैं, जब चाहे उसे फेंकते हैं, उसी तरह से। फिर केसी हुएर ने ये कहा, ये एक मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस है। हमारे बहुत सारे हमें एम्स दिखाया जाता है, बहुत सारे एस्पिरेशंस हमें दिखाया जाता है कि हम इस तरह से काम करेंगे। जब इलेक्शंस होता है, प्रीवियस डे के बारे में बात किया जाता है, तो इस तरह के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, सॉरी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब उसको हम जब कुछ हमारे एम्स होते हैं, हम उसको अपने अपने इमेजिनेशन करके उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से डीपीएसपी एक मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन के हिसाब से उसको कंपेयर किया गया है। तो ये हो गया लीगल फोर्स ना होने की कुछ क्रिटिसिज्म। फिर सेकेंडली ये कहा गया इलॉजिकली अरेंज्ड, नॉट अरेंज्ड इन ए लॉजिकल मैनर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट फिलोसफी। देखिए हमारे जितने सारे आर्टिकल्स है, आर्टिकल 36 से लेकर रियल आर्टिकल तो होता है आर्टिकल 38 से लेकर आर्टिकल 51 तक, क्योंकि 36 तो स्टेट की डिफिनेशन बोलती है, 37 तो ये कहती है ये नॉन जस्टिसेबल है, तो उन दोनों को नहीं मिलाते। हम 38 से 51 तक बात करते हैं। जितने सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं वो एक कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये एक क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं इसको लेकर। आप लोग ही सोचिए ना, क्योंकि हमारे कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लिंग्विस्टिक पीपल रहते हैं, डिफरेंट उसे क्या बोलते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहते हैं, तो सबका आइडियोलॉजी डिफरेंट है, सबका कल्चर डिफरेंट है, तो हम एक ही फिलोसफी सबके ऊपर थोप नहीं सकते, ठीक है? इसलिए बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, एक ही लैंग्वेज के लोग रहते हैं और एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक ही कल्चर के लोग रहते हैं, तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है एक फिलोसफी, मतलब एक ही तरह की लॉ बनाना, एक ही तरह की फ़िलॉसफ़ी को फ़ॉलो करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इसीलिए बट कई-कई लोग ऐसा होते हैं जो ये मानते हैं ये कंसिस्टेंट फ़िलॉसफ़ी पे बेस्ड नहीं है। एन श्रीनिवासन ने ये कहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नाइदर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड नॉर लॉजिकली अरेंज्ड। उनके हिसाब से ये प्रॉपर्ली क्लासिफ़ाई नहीं किया गया हो या फिर लॉजिकली अरेस्ट नहीं हुआ है। The declaration mixes of relatively unimportant issues with the most vital economic and social questions। ठीक है, इस तरह से कुछ उनका मानना है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं। फिर एक क्रिटिसिज्म होता है कंजर्वेटिव का। एक पॉइंट कंजर्वेटिव मतलब देखिए सार एवर जेनिंग्स एक पर्सन है जो कि हमारे इंडिया में जितने सारे लॉ रिलेटेड चीज़ें हुआ है उसमें उनका कुछ हर एक चीज़ों में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। उनको थोड़ा प्रॉब्लम है हमारे लॉ, जुडिशरी जितने सारे लॉज़ बनते हैं, पॉलिसीज़ बनते हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है। तो मान के चलिए वो उन्होंने ये कहा, द डायरेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लैंड। तो हमारे इंग्लैंड में 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल फिलोसफी था, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो डायरेक्टिव्स है इंडिया के वो उसको बेस करके बना हुआ है, पहली बात। तो सेकंड बात ये उन्होंने ये कहा, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस फाबियन सोशलिज्म विदाउट सोशलिज्म। फाबियन सोशलिज्म क्या है? अगर आप मान के चलिए, देखिए जब हमारे रिवॉल्यूशन चल रहे थे तब तो आपको पता होगा, जो सोशियोलॉजी पढ़े होंगे या फिर हिस्ट्री पढ़े होंगे, बहुत सारे सोशलिस्टिक आइडियाज़ उभर कर आए थे। तब मार्क्सिज्म आया था, वेबरिज्म, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो वो भी उभर कर आ रहे थे। और फाबियन भी उस तरह की एक सोशलिस्टिक आइडियाज़ है, लिबरल आइडियाज़। तो उन्होंने ये बात कहा कि मार्क्सिज्म क्या बोल रहे थे, तब ये एक बात था, तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वर्कर्स ग्रुप के ऊपर रूल कर रहे थे, उनको रूलिंग क्लास कहा जा रहा था। तो वो इतने टॉर्चर कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे वर्किंग ग्रुप्स को। तो तभी मार्क्स ने ये कहा कि अगर रिवॉल्यूशन लाना चाहते हो तो जो वर्कर ग्रुप्स है उनको रिवॉल्यूशन मतलब उनको उसको क्या बोलते हैं,
उनको वॉइस अपनी रेज़ करनी पड़ेगी। लेकिन तो उसमें दंगे फ़साद हो सकते हैं, उनमें बहुत सारे इस तरह की कंडीशन हो सकती थी जैसे कि हिंसा हो सकती थी, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी या फिर बहुत सारे ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन फाबियन ने ये कहा, मतलब फाबियन सोशलिज़्म ये आइडियोलॉजी रखता है कि अगर आप कुछ रिवॉल्यूशन लाना चाहते हो, तो आपको एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को लाना पड़ेगा और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में चेंजेस एकदम से नहीं आती, धीरे-धीरे करके आती है, ठीक है? तो हर एक चीज़ को हम डेमोक्रेटिक वे में अगर करेंगे वो ज़्यादातर सस्टेनेबल रहेगा और ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा भी होगा। तो सर आइवर जेनिंग्स का मानना यही था कि हमारे जो डीपीएसपी है वो एक फाबियन सोशलिज्म है बट विदाउट सोशलिज्म। वहाँ पे डेमोक्रेटिक चीज़ें तो मेंशन होती है, लेकिन वो जो डेमोक्रेसी हो, जो भी चीज़ें होती है डेमोक्रेसी के नाम पर होती है, वहाँ पे सोशलिज्म नहीं होती। वेलफेयर के लिए पहले मायने नहीं रखा जाता। डेमोक्रेटिक के नाम पे आप लोगों को पता होगा पॉलिटिशियंस आते हैं, डेमोक्रेसी हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो लोगों के साथ चुने हुए होकर आते हैं, लेकिन जब वो आ जाते हैं पावर में तब अपने मनमानी चलाते हैं। बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन बाकी सब अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, सोशलिज्म को एकदम साइड से कर लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये बात बोली थी। फिर उन्होंने ये और एक बात कही कि हमारे जो डीपीएसपी है, जो गाइडलाइंस उनमें दिया गया है वो सब 20th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी के लिए सूटेबल है, लेकिन हमारी जो 21st सेंचुरी के लिए एंटायरली आउटमोडेड है। क्योंकि 21st सेंचुरी में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो चुके हैं, लोगों के अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी लोग फॉलो करते हैं, सब चीज़ों को लॉजिकली उसको लॉजिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे 21st सेंचुरी में ये जो डीपीएसपी है उसको कुछ मतलब क्या चेंजेस होने, अपग्रेड होने की ज़रूरत है। उसी तरह से उन्होंने इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया है। उनको लगता है ये कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स है, ठीक है? तो फोर्थ पॉइंट ये है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये एक फेडरल स्ट्रक्चर को हमारा डिस्टर्ब करता है। कैसे? के संतनम के हिसाब से डायटी प्रिंसिपल्स लीड टू कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। सेंट्रल स्टेट में कैसे हुआ कि देखिए अगर स्टेट हमारे जो मतलब काम करते हैं जुड़ी लेजिस्लेटिव कैसे काम करता है, सेंटर के पास थोड़ा ज़्यादा पावर होता है, स्टेट के पास थोड़ा कम पावर होता है। मतलब हम यूनिटरी स्ट्रक्चर में तो काम करते हैं लेकिन एक फेडरल स्ट्रक्चर भी है, ठीक है? तो स्टेट अगर कुछ काम जैसे गाइडलाइन सेंटर देता है, अगर उसी हिसाब से काम नहीं करता या फिर अपने खुद का कुछ चलाता है सब कुछ, तो सेंटर के पास ये पावर होता है कि सेंटर उसको क्या करते हैं, सेंटर को ये पावर है कि वो डिसमिस कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को और वहाँ पे वो प्रेसिडेंशियल रूल भी लगा सकता है। तो उसी तरह से सेंटर और स्टेट के बीच से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। फिर उसी तरह से जैसे कि अगर व्हेन द प्राइम मिनिस्टर गेट्स ए बिल व्हिच वायलेट डायटी प्रिंसिपल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट में रिजेक्ट द बिल। अगर कुछ वायलेट होता है डायटी प्रिंसिपल के से ऐसे कुछ बिल्स लेके आते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट वो उसे एनालिसिस करके उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड दैट दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो उनके पास राइट होता है प्रेसिडेंट के पास कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं। हेंस मिनिस्ट्री हैज़ नो राइट टू इग्नोर देम, ठीक है? द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट में अकर बिटवीन द गवर्नर ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट लेवल। हर एक लेवल पे ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर कुछ गवर्नमेंट को ये लगता है कि ऐसा कुछ बिल आना चाहिए जो कि डीपीएसपी को वायलेट करता है, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उसे बिल रिजेक्ट करता है। उस तरह से गवर्नर चीफ मिनिस्टर में कुछ प्रॉब्लम होती है क्योंकि गवर्नर जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और चीफ मिनिस्टर अगर कोई अलग पार्टी हो जाए तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हमेशा दिखाई देता है। उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। तो इसी तरह से हमारे कुछ क्रिटिसिजम्स हो गए। क्रिटिसिज्म के बाद हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी। सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू देखिए एमसी
सेतलभात, एमसी सेतलभात हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, जो कि उन्होंने ये बात बोली, डायटी प्रिंसिपल्स ऑल्दो कन्फर नो लीगल राइट्स एंड क्रिएट्स नो लीगल रेमेडीज। हालांकि डीपीएसपी के पास ये राइट्स नहीं है कि वो लीगल एनफोर्सेबल हो सकता है, लीगल राइट्स नहीं है, एंड लीगल रेमेडीज भी वो नहीं क्रिएट कर सकता जैसे कि फंडामेंटल राइट क्रिएट करता है, लेकिन वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है इन द फॉलोइंग वेज। क्या क्या वो वेज है? फास्ट तो ये बात बोलता है, दे आर लाइक एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमें पढ़े थे ना डायटी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के पहले जो कुछ पहले जो एपिसोड था वहाँ पे हम पढ़े थे। ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि हमारे तभी कॉलोनियल इरा में ये सब गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को इशू किए जाते थे। उसी तरह से ये हमारे इंडियन यूनियन में हमारे जितने सारे अथॉरिटीज़ हैं, जितने सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस है, ये सबको इंस्ट्रक्ट करता रहता है, ठीक है, कि इसी हिसाब से गाइडलाइंस के हिसाब से हमें पॉलिसीज़ बनानी होती है। दे रिमाइंड देम ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट बिल्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड होने से पहले जो जो हमारे सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर थे, जो भी हमारे एम थे, उसको बेसिक प्रिंसिपल मानकर हमें पॉलिसीज़ हमें आगे बढ़ना है और आगे पॉलिसीज़ बनाना है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है। ये होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है डीपीएसपी। फिर सेकेंड बात ये बोला है कि दे हैव सर्व्ड एज यूजफुल बेकन लाइट्स टू द कोर्ट्स। यूजफुल बेकन लाइट्स मतलब क्या होता है? आप लोग देखे होंगे जिस तरह की एक टॉल पिलर, जैसे कि ओशन के पास या फिर कई कई जगह के पास बहुत सारे बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, पिलर्स के ऊपर लाइट्स होते हैं जिनको हम लाइट हाउस कहते हैं। वो लाइट हाउस किस वजह से होता है कि बहुत दूर से जो लोग आए वो देख सके, ठीक है। उसी तरह से ये कोर्ट को एक कोर्ट की डायरेक्शन को कोड की एक अच्छी दिशा दिखाती है, ठीक है, एक लाइट दिखाती है ठीक से काम करने के लिए। दे हैव हेल्प द कोर्ट्स इन एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट के पास जो पावर है जुडिशियल रिव्यू के, उसमें एक सही डायरेक्शन दिखाता है डीपीएसपी, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ को मेंटेन रखता है, डिटरमाइन करता है। फर्स्ट सेकेंड बात हो गया। थर्ड बात ये हो गया कि दे फॉर्म द डोमिनेटिंग बैकग्राउंड टू ऑल स्टेट एक्शंस, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, एंड ऑल्सो ए गाइड टू द कोर्ट्स इन सम रिस्पेक्ट। जितने सारे हमारे स्टेट एक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, जितने सारे गाइडलाइंस उनको वो उन्होंने जो भी कुछ इम्प्लीमेंट करना है वो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए करना है। तो ये एक डोमिनेटिंग बैकग्राउंड क्रिएट करती है, मतलब वो बैकग्राउंड को साथ में लेकर, वो बैकग्राउंड को प्रिंसिपल को लेकर आपको आगे बढ़ना है। उसी तरह से वो क्रिएट करता है कुछ सिचुएशन। फिर दे एम्पलीफाई द प्रीएम्बल। आप लोगों को पता है हमारे प्रीएम्बल का एम क्या होता है कि इंडिया में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मेंटेन रहे। तो ये सब चीज़ों को वो एम्पलीफाई करता है, और व्हिच सोलेमली रिजर्व्स टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट ये बोल रहा है द फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज। आप लोग को पता है पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए डीपीएसपी में प्रोविजंस हैं। कौन से आर्टिकल थे? आर्टिकल 51। तो उस तरह से फॉरेन पॉलिसीज़ में और डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़ में पीस मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये काम करता है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल स्पीयर्स इन स्पाइट ऑफ चेंजेस ऑफ द पार्टी इन पावर। जो भी पार्टी आए, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आप आए, कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, आप उनको उनकी आइडियोलॉजी को साइड में रखते हुए सोशल वेलफेयर के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, फॉरेन पॉलिसीज़ में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल स्पीयर में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये काम करता है। फिर नेक्स्ट बात ये कहा गया कि दे आर सप्लीमेंटरी टू द फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट में एक इंडिविजुअल की राइट्स के बारे में बात किया गया है। इंडिविजुअल के पास राइट्स होगी तो ही वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम कर पाएगा, सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए काम कर पाएगा। उसी तरह से डीपीएसपी में जो भी चीज़ें हैं वो एक इंडिविजुअल के लिए तो नहीं है, वो हर एक इंडिविजुअल के लिए, मतलब इंडिविजुअल एज ए होल वो काम करता है कि सबके वेलफेयर के लिए हमें काम करना है, सबके वेलफेयर को आगे लेकर जाना है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ जिसे बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ग्रोथ, हर एक तरीके से, मतलब
फंडामेंटल राइट ओनली पॉलिटिकल राइट्स देता है, लेकिन जो डीपीएसपी होता है वो हमें सोशल राइट देता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक राइट देता है। तो ये सब चीज़ें वो फुलफिल करता है, इसलिए उसको सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। Their implementation creates a favorable atmosphere for the full and proper enjoyment of the fundamental right। ठीक है, फंडामेंटल राइट की फुलफिलमेंट के लिए, उसका ठीक से इम्प्लीमेंट होने के लिए, एंजॉय हर एक इंडिविजुअल उसको ठीक से एंजॉय कर पाए, उसके लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करता है। फिर ये कहता है दे एनेबल द अपोजिशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। द अपोजिशन कैन ब्लेम द रूलिंग पार्टी ऑन द ग्राउंड दैट इट्स एक्टिविटीज आर अपोज टू द डायरेक्टिव्स। हमारे अपोजिशन पार्टी क्यों होते हैं कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेता है, जो भी पॉलिसीज बनाता है, वो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए किया है या फिर नहीं। बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना, बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट को ठीक से राह दिखाना, ये अपोजिशन पार्टी की ड्यूटी होती है। लेकिन आजकल अपोजिशन पार्टी अलग राह में चल रही है, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अपोजिशन पार्टी की इसी तरह की कुछ गाइडलाइंस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को अपोजिशन ब्लेम कर सकती है एक रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट को, अगर वो डीपीएसपी के गाइडलाइन के हिसाब से ना चले तो ही। फिर 9 में ये कहा गया है, दे सर्व एज ए क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। द पीपल कैन एग्जामाइन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द लाइट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशंस। पीपल के पास ये राइट होती है कि वो देख सके कि ये जो पॉलिसीज बनाया गया है वो किस बेसिस पर बनाया गया है, वो हमारे वेलफेयर के लिए बनाया गया है नहीं। पीपल एग्जामाइन कर सकते हैं डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए। फिर दे सर्व एज ए कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। मतलब आप पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, और वो उनकी आइडियोलॉजी को साइड में उनको रखना होगा। अगर उनको इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल करना पड़ेगा, ठीक है, उनको हमारे डेमोक्रेसी के लिए काम करना होगा। They has to recognize the fact that these principles are intended to be its guide, philosopher and friend in its legislative and executive acts। गवर्नमेंट को जो भी रूलिंग पार्टी आती है वो उनको ये ध्यान में रखना होगा कि डीपीएसपी वो रूलिंग पार्टी के लिए गाइड है, एक फिलोसोफर है एंड एक फ्रेंड है, एंड उसी के हिसाब से उनको चलना होगा, लेजिस्लेटिव को भी प्लस एग्जीक्यूटिव को भी। ठीक है, इसीलिए ये कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के हिसाब से माना जाता है। तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंस। अब हम देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड राइट प्रिंसिपल। डिस्टिंक्शन क्या है? तो पहली बात यह है, दे आर नेगेटिव आज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। फंडामेंटल राइट इसलिए नेगेटिव उसको माना जाता है क्योंकि स्टेट को बहुत लिमिट कर देता है। स्टेट के पास बहुत लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस रख दिया है फंडामेंटल राइट्स ने। अब लोगों को पता है, क्रिटिसिज्म में पहली पॉइंट आया था फंडामेंटल की, ये एक लॉ ऑफ लिमिटेशंस बोला जाता है। ठीक है, जितने सारे राइट्स दिए गए हैं उससे ज़्यादा लिमिटेशंस इसमें है, इसलिए। और स्टेट के पास, स्टेट कुछ भी करे, अगर फंडामेंटल राइट हनन होती है तो वो इंसान जाके कोर्ट में अपील कर सकता है। इसी वजह से स्टेट के जो पावर हनन होती है, इसी वजह से फंडामेंटल राइट को नेगेटिव कहा जाता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पॉजिटिव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट को एम्पावर करती है, स्टेट को की एनर्जी को बढ़ाता है, उसको पावर को बढ़ाता है, स्टेट को बहुत सारी चीज़ें करने की पावर देता है डीपीएसपी। इसलिए ये एक पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो सेकेंड है, दीज आर जस्टिसेबल। ठीक है, अगर आपकी कोर्ट में कोई भी आपकी राइट्स को हनन करता है तो आप जाकर कोर्ट में वायलेट मतलब केस कर सकते हो, अपील कर सकते हो, लेकिन डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, ये हमने जाना है। फिर थर्ड पॉइंट ये कहता है, दे एम एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। हमारे जो फंडामेंटल राइट है ये पर्टिकुलरली पॉलिटिकल राइट्स देता है, लेकिन सोशल इकोनॉमिक राइट्स नहीं देता। ठीक है, और जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स को फुलफिल करता है डीपीएसपी। ठीक है, फिर ये कहता है दीज हैव लीगल सैंक्शंस। इसमें लीगल सैंक्शन है, लेकिन इसमें मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन लगते हैं, ये एक पॉइंट है। फिर दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो फंडामेंटल राइट है ये ओनली एक इंडिविजुअल की वेलफेयर की बात करता है, ये पर्सनल, टोटल पर्सनल है एंड इंडिविजुअलिस्टिक है। लेकिन जो डीपीएसपी है ये कम्युनिटी की बात करती है, हर एक कम्युनिटी को साथ में लेकर चलने की बात करती है। दे आर सोशियटेरियन एंड सोशलिस्टिक। ठीक है, फिर सिक्स्थ में ये कहा गया है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। अगर फंडामेंटल राइट्स में कुछ आर्टिकल्स हैं तो वो है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, कोई भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन डीपीएसपी में जो भी आर्टिकल्स है
ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो जाता है फंडामेंटल राइट में। लेकिन डीपीएसपी में जो भी आर्टिकल्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ स्कीम्स की ज़रूरत होगी कि बहुत सारे पॉलिसीज़ की ज़रूरत होगी, जो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आते हैं। डिफरेंट रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए वो पॉलिसीज़ और स्कीम्स बनाते हैं। तो पॉलिसी स्कीम बनाने के लिए हमें तो लेजिस्लेशन की ज़रूरत होगी, तो इसी वजह से दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। ठीक है। और लास्ट बात ये कहा गया, द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। आप लोगों को पता है, अगर कोई भी लॉ ऐसी बनती है जो कि फंडामेंटल राइट को हनन करती है, तो वो लॉ को आप वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सी आर्टिकल में मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट की। देखती हूँ तो कौन सी आर्टिकल में आप लोग बताते हो। फिर लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है, अपोजिट है। मतलब ऐसे इस तरह की कोर्ट कोई भी लॉ को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता कि जो वो डैटी प्रिंसिपल को वायोलेट करता होगा। ठीक है। तो ये हो गया कुछ डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट की रीजन ये बनता है कि जो फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी जो जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर है उसको लेकर, एंड हमारे डीपीएसपी में जो मोरल ओब्लिगेशंस है ऑफ स्टेट टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी, ये दोनों के बीच हमेशा हस्ताक्षरी मेंटेन रहती है। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं वो किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। तो अगर हम पहली रीजन्स ये देखें कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी जो है वो एनफोर्सेबल क्यों नहीं है, उसके रीजन के बारे में। तो पहली बात तो ये है, कंट्री डिड नॉट पॉजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट देम। हमारे कंट्री के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इतना एक पोस्ट कॉलोनियल इरा के बाद ब्रिटिशर ने हमें एकदम से लूट लिया था कि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तो आज हम जिस सिचुएशन में है वो बहुत देर लगा इसी वजह से कि हमारे पॉलिटिकल सिचुएशंस, हमारे इकोनॉमिक सोशल सिचुएशन बहुत डिग्रेड हो गए थे। तो धीरे धीरे करके हम इससे उभर कर आ रहे थे। तो ये जितने सारे डीपीएसपी है उसे इम्प्लीमेंट करने में हमें थोड़ा वक्त लग सकता है, इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। तो सेकेंड बात ये है कि प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री, कि हमारे कंट्री एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। इसमें बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे लिंग्विस्टिक, बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स रहते हैं। तो जिसके वजह से हम डीपीएसपी को सोच समझ कर और हर एक स्टेट को फेवरेबल कंडीशन होने तक की वेट करना पड़ेगा। मतलब हर एक स्टेट के फेवरेबल कंडीशन देखकर ही हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम कंट्री में एक ही तरह की डीपीएसपी लागू नहीं कर सकते हर एक जगह पर, क्योंकि एक के अगर किसी के सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं, किसी की आइडियोलॉजी हर्ट हो सकती है, किसी की कल्चर हर्ट हो सकती है। तो इसी वजह से हम डीपीएसपी हर एक जगह इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और थर्ड बात तो ये है, द न्यूली वन इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट विथ इट्स मेनी प्री ऑक्यूपेशंस माइट बी क्रस्ड अंडर द बर्डन अनलेस इट वॉज फ्री टू डिसाइड द ऑर्डर, द टाइम, द प्लेस एंड द मोड ऑफ फुलफिलिंग देम। हम अगर डीपीएसपी को हमें जो न्यूली वन इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था, हम अगर डीपीएसपी को उसी तरह से अप्लाई कर लेते तो एक बर्डन हो जाता सबके ऊपर। एक बहुत ही हर्ट, मतलब सेंटिमेंट को हर्ट होने वाला, एक दंगे फसाद होने वाला काम हो जाता, क्योंकि सबका आइडियोलॉजी डिफरेंट है, सबका मतलब अडॉप्ट करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो इसी वजह से हमें ये एक फ्री, मतलब हम जो कंट्री है, हम फ्री हैं अपने ऑर्डर, टाइम और प्लेस देखकर इस चीज़ों को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। कौन से स्टेट में किस कैटेगरी के लोग ज़्यादा रहते हैं, उनको कौन सी डीपीएसपी सूट करेगा। और जैसे देखिए बहुत दिनों के बाद अभी हालाँकि उत्तराखंड में यूसीसी लगा और धीरे-धीरे गुजरात और असम में भी लगने की आशा है। तो उसी तरह से धीरे-धीरे करके हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे डीपीएसपी के स्कीम चल रहे हैं डिफरेंट स्टेट में। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो धीरे-धीरे करके हम स्टेट्स को अपने फेवरेबल कंडीशन को सूटेबल करते हुए काम करना है। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि अगर इस तरह की कुछ कंडीशन, हमारे जुडिशरी में बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स
धीरे धीरे चलते आ रहे थे, तो उसी वजह से एक केसेस था चंपाकरण दोराईराजन केस, जो कि 1951 में हुआ था। तो ये डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट लेकर आई, जिसके एनालिसिस होने के बाद, जिसके जुडिशियल रिव्यू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो हमेशा फंडामेंटल राइट ही प्रिवेल करेगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो एनफोर्सेबल है इन नेचर, एंड उसको कोर्ट में अपील किया जा सकता है, और फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा चंपाकम दोराईराजन केस में, जिसके चलते हमारे फर्स्ट, फोर्थ एंड सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट भी बनकर आई। ठीक है, फिर गोलकनाथ केस आई 1967, उसमें भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो उसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा फंडामेंटल राइट जो है वो एक सार्कोसेंट है। सार्कोसेंट मतलब ये इसको सेफ रखा जाना चाहिए, इसको हमेशा वायोलेशन एंड डैमेज से उसको फ्री रखा जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट इस तरह से होने चाहिए, क्योंकि आप अगर उसको सेफ नहीं रखोगे, उसके साथ आप उसे क्या बोलते हैं, एनक्रोच करोगे या फिर इन्फ्रिजमेंट करोगे, तो ये इंडिविजुअल राइट्स की इन्फ्रिजमेंट होगी। ठीक है, इट कैन बी अमेंडेड फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी केस के वजह से पार्लियामेंट उसको रिएक्ट किया और 25th अमेंडमेंट लेकर आई 1967 में। फिर एक केशवानंद भारती केस आई। केशवानंद भारती केस में एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ, जो 25th केस अमेंडमेंट आई, तब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चली आ रही थी। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये एक प्रॉब्लम हो गया, अगर हम फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे पावर की हनन होगी, मतलब हमारे पास कोई पावर नहीं होगी काम करने के लिए। तो उन्होंने 24th और 25th अमेंडमेंट लेकर आए। तो 25th अमेंडमेंट क्या कहता है, 24th अमेंडमेंट जो एक्ट लेकर आए थे गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको अब्रिज कर सकते हैं या फिर टेक अवे कर सकते हैं। ये एक बात होगी। फिर 25th जो अमेंडमेंट आई, उसमें क्या किया, उन्होंने 31C आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया। तो इंट्रोड्यूस करके उनमें फॉलोइंग प्रोविजंस दिया कि किस तरह के प्रोविजंस। तो पहली प्रोविजंस ये था कि कोई भी लॉ अगर इम्प्लीमेंट होता है और वो आर्टिकल 39B एंड 39C को वॉइड करती है, हाँ, कोई भी लॉ अगर आर्टिकल 39 एंड 39B एंड 39C, इस दो आर्टिकल जो कि डीपीएसपी में प्रेजेंट है, कोई भी लॉ ऐसा अगर इस दो आर्टिकल को बनाते हुए अगर फंडामेंटल राइट को हनन करती है, तो आप जाकर उसे कोर्ट में अपील नहीं कर सकते कि आपका फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है डीपीएसपी की वजह से, जो कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 के रिगार्डिंग के द्वारा आप जाकर उसको कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। आर्टिकल 39B एंड 39C क्या कहता है, हम पढ़े थे 39 में कि आप जो रिसोर्सेस है उसको आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आपको शेयर करना पड़ेगा कम्युनिटी में। और एक वेल्थ, रिसोर्सेस एंड वेल्थ को आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आपको कम्युनिटी में स्प्रेड करना पड़ेगा। इसी डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी लॉ ऐसा बनती है जो कि फंडामेंटल राइट को हनन करती है, तो आप जाकर आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 19 के द्वारा जाकर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। तो पहली प्रोविजंस तो ठीक है, अच्छा हम मान लिया। तो सेकंड प्रोविजंस ने उन्होंने ये कहा था कि कोई भी लॉ अगर इस तरह की कुछ पॉलिसी बनती है डीपीएसपी के द्वारा, अगर कोई भी ऐसा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लॉ बनाती है, तो कोर्ट के पास कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। कोर्ट देखिए, हालांकि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि मैं आपको यहाँ पे जितने सारे पढ़ा रही हूँ डीपीएसपी के बारे में, मैं आपको अगर ये कहूँ कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ बस यही अल्टीमेट सोर्स है, आपको यही पढ़ना है, यही गाइडलाइन फॉलो करना है। आप जाकर रीचेक नहीं कर सकते लक्ष्मीकांत बुक देखकर। तो आप क्या कहोगे, मैं ठीक कह रही हूँ या फिर भूल कह रही हूँ। तो डेफिनेटली ये गलतियाँ हैं कि मेरा कुछ गलतियाँ हैं जो मैं बताना नहीं चाहती।
उसी वजह से उसी तरह से गवर्नमेंट ने ये कहा कि कोई भी लॉ हम डीपीएसपी के माध्यम से बनाएं तो जुडिशियल रिव्यूज़ नहीं होगा। तो इसको केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने कहा ऐसा कैसे नहीं होगा, अगर हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे तो आप तो आपके मनमानी चलाते रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए केशवानंद भारती केस 1973 में जो आया वो एक लैंडमार्क जजमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आपको कुछ भी याद रखना हो या ना हो, केशवानंद भारती केस जरूर याद रखना। तो उस केस में गवर्नमेंट ने ये कहा जो सेकंड प्रोविजन था आर्टिकल 31C का, उसको उन्होंने गिविंग इम्यूनिटी टू लॉज इम्प्लीमेंटिंग सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया कि हम भाई जुडिशियल रिव्यू करेंगे, आप कुछ भी कर लो। फर्स्ट प्रोविजन ऑफेल्ड हो गया, मतलब फर्स्ट प्रोविजन ठीक है, स्टेटिंग लॉज इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफाइड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वोंट बी बार्ड फॉर वायलेटिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। ये जो फर्स्ट प्रोविजन था उसको रखते हुए सेकेंड प्रोविजन को उन्होंने नकारा दिया। ठीक है, फिर क्या किया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को टेंशन आ गई इस तरह से कैसे हो सकता है, तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब आई एक 1976 में, उस एक्ट में एक्सटेंडेड द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 31C की जो प्रोविजंस थी उसको एक्सटेंड कर दिया टू एनी लॉ इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन ऑफ 31C टू एनी लॉ इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उन्होंने सिर्फ 39B एंड 39C की बात कही थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने क्या किया, 31C में जो सेकेंड प्रोविजन था उसको एक्सटेंड करते हुए कहा कि सिर्फ 39B 39C क्यों, कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर हो उसके रिगार्डिंग हम लॉज बना रहे हैं और वो फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहे हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को, तो आप उसको भॉइड नहीं कर सकते। इस तरह से बात किया गया, लेकिन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल फिर करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन मिनर्वा मिल केस जो कि 1980 में आया। तो मिनर्वा मिल केस में रीअफर्म्ड फंडामेंटल राइट सुप्रीमेसी, फंडामेंटल राइट को फिर से सुप्रीमेसी कर दिया ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखिए 42nd अमेंडमेंट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंस दिया गया, ठीक है, लेकिन मिनर्वा मिल केस फिर आ गया जिसमें हम फंडामेंटल राइट को फिर से सुप्रीम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एम्फासाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एसेंशियल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, गोल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल शुड बी अचीव्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द मीन्स प्रोवाइडेड बाय फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट का यही मानना था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जो भी गोल्स है उसको फंडामेंटल राइट की मीनिंग को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए अचीव करना है। ठीक है, तो हमारे अब करंट पोजीशन क्या है, फंडामेंटल राइट सुप्रीम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर, और पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विदाउट डैमेजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डैमेज ना करते हुए और फंडामेंटल राइट को अमेंड करना होगा। मतलब फंडामेंटल राइट अमेंडेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट अगर करना चाहते हो आप तो आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये होगा कंक्लूजन हो गया इसका टोटल। इसके बारे में मैंने आपको फंडामेंटल राइट जब पढ़ाया था तभी समझाई थी, आर्टिकल 31 जब मैं पढ़ाई थी उसमें भी ये सब डिटेल्स में दिया था। तब मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाई थी, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए जानते हैं क्या हुआ। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें डीपीएसपी में किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है डीपीएसपी में, तो पहले देखिए प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन तो 1950 से 2015 तक चला। उसके बाद नीति आयोग 2015 से आज तक नीति आयोग चलते आ रहा है। जब बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया तो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग एम्ड एट प्लान डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम अपने हाथ लिए हैं। सक्सेसिव 5-year plans focused on socio-economic justice and reducing inequalities, पर्टिकुलरली सोशियो-इकोनॉमिक जस्टिस मिले इसके ऊपर काम होता है, और इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो उसके ऊपर भी काम होता है। तो ये आर्टिकल 39 के जो सोशल वेलफेयर
सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है उसको बेस करके प्लानिंग कमीशन काम करता है। फिर लैंड रिफॉर्म में भी काम होता है। स्टेट्स एनेक्टेड लॉज फॉर अग्रेरियन चेंजेस इंक्लूडिंग इंटरमीडियरी अबोलिशन एंड टेनेंसी फॉर्म्स, ठीक है, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, सरप्लस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसके ऊपर भी हमारे डीपीएसपी के द्वारा जो गाइडलाइन है उसको लेकर लैंड रिफॉर्म के ऊपर बहुत सारे काम किए गए हैं। फिर लेबर वेलफेयर एक्ट के लिए जो लेबर लोग हैं, आर्टिकल 43 के तहत वेरियस एक्ट लाइक मिनिमम वेज एक्ट एक है, जो जैसे कि आपने पता होगा एमजी नरेगा स्कीम चल रहा है, वहाँ पे किस तरह से मिनिमम वेज रखा गया है स्टेट में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक मिनिमम वेज है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक मिनिमम वेज है, तो उस तरह से काम करता है। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट एक है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट भी इसी वजह से बना है, एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए विद द गवर्नमेंट बैनिंग चाइल्ड लेबर। गवर्नमेंट चाइल्ड लेबर को भी बैन किया था 2006 में इसी आर्टिकल के तहत। फिर वुमेन के ऊपर भी काम किया गया है डीपीएसपी में। वुमेन के ऊपर कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 42 में, जो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में बात करता है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट हुआ था 1976 कि मेल को और फीमेल को सेम रेम्यूनरेशन मिले जॉब में, काम में। सेफ गार्ड ऑफ वुमेन वर्कर्स की सेफ गार्ड के लिए डिफरेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज है। फिर फाइनेंशियल रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए क्या क्या है? नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया है। 14 लीडिंग बैंक को नेशनलाइज किया गया है, ठीक है। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस एंड अदर फाइनेंशियल मेजर्स फॉर कॉमन गुड। फाइनेंशियल रिसोर्स की यूटिलाइजेशन के लिए भी हमारे डीपीएसपी के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पॉलिसीज बनी है। फिर लीगल एड एंड जस्टिस स्कीम, ये कौन सी आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 39A, ठीक है। ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट प्रोवाइड करता है, जो कि फ्री लीगल एड देता है, लोक अदालत करता है लोगों के लिए। जो लोग पुअर लोग हैं, प्रोवाइड नहीं कर सकते खुद के लिए लीगल एड, उनके लिए ये सब प्रोवाइड करता है। पंचायती राज सिस्टम हो गया, इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसी आर्टिकल के तहत हुआ है। फिर कॉटेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल था, आर्टिकल 43, ठीक है। वेरियस बोर्ड्स एंड कमीशंस एस्टेब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन है। फिर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ है, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल से फॉलो करते हुए मल्टीपल प्रोग्राम्स लाइक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर जो रोजगार योजना, एमजी नरेगा, उस तरह से एम्ड एट रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डेवलपमेंट के लिए ये सब कराया है। फिर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48A, उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाटर एयर एक्ट्स, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए भी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी ये काम कर रहा था। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48। ये इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इनपुट कैसे इम्प्रूव हुआ होगा, सीड फर्टिलाइजर कैसे इम्प्रूव्ड सीड फर्टिलाइजर मिलेगी, इरिगेशन फैसिलिटी कैसे इम्प्रूव होगा, एनिमल हस्बेंड्री कैसे मॉडर्न तरीके से इसको साइंटिफिक लाइन के हिसाब से ये काम करेगा, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। फिर रिजर्वेशन ऑफ वीकर सेक्शन के लिए जो SC ST है, या फिर जो जितने सारे वीकर सेक्शन है उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाए, गवर्नमेंट सर्विसेज में, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन के लिए, एंड डिफरेंट लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव मैटर में। एक्ट्स लाइक अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट एक है। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ये भी है एनेक्टेड फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सब चीज़ें करा जा रहा है। फिर नेशनल कमीशन फॉर सोशल ग्रुप्स, ये लोग ना, ये सब सारी चीज़ें ना आप लिख सकते हैं, मतलब जब आंसर राइटिंग होगा ये सारे पॉइंट्स बहुत सारे काम आएंगे। कौन कौन सी एक्ट चली आ रही है, कौन कौन सी एक्ट हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी डीपीएसपी को फॉलो करते हुए चली आ रहा है, आप मेंशन करोगे ना, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होगा। फिर नेशनल कमीशन फॉर सोशल ग्रुप्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये एक बनाया गया है माइनॉरिटीज़, वोमेन, चाइल्ड्स के लिए। 103rd अमेंडमेंट में प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये बात कहा गया था। फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या हुआ? जुडिशियल रिफॉर्म्स जो कहा गया था, आर्टिकल 50 क्या, जुडिशरी पावर एंड एग्जीक्यूटिव पावर को सेपरेट रखा जाए, ठीक है।
तो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड एक आया था 1973 जो कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विसेज में सेपरेट रखने की बात करा गया था। फिर मोनूमेंट आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्शन जो कि आर्टिकल 49 कहता है। एंशिएंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ये भी दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनके लिए इनिशिएटिव है जो कि आर्टिकल 47 कहता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल नेशन वाइड्स, सो स्पेशल प्रोग्राम फॉर डिजीज इरेडिकेशन, ये सब चलती आ रहा है। आर्टिकल 16 पॉइंट ये है एंटी काउ स्लॉटर लॉज जो कि हमारे आर्टिकल 48 में है, गांधीयन प्रिंसिपल से बिलोंग करती है। सम स्टेट्स एनेक्टेड लॉज प्रोहिबिटिंग स्लॉटर ऑफ काउज, काव्स एंड बुलक्स, ठीक है। फिर ओल्ड एज पेंशन स्कीम, हमारे जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको भी पेंशन दिया जाता है, वो आर्टिकल 41 के तहत होता है। सम स्टेट इनिशिएटेड पेंशन स्कीम फॉर पीपल अबव 65 ईयर्स, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके वहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको मिलता है कि नहीं, ये आप मतलब पेंशन मिलता है कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा मुझे। फॉरेन पॉलिसी फॉर पीस, जो डिफरेंट फॉरेन स्टेट में पीस मेंटेन करने के लिए ये कौन सी आर्टिकल था, आर्टिकल 51। इंडिया फॉलोज नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कुछ डायरेक्टिव्स जो कि पार्ट 4 से बिलोंग नहीं करते, आउटसाइड ऑफ पार्ट 4 फिर भी उसको डायरेक्टिव के हिसाब से माना जाता है, ठीक है। वो कौन कौन सी है, फर्स्ट हो गया रिजर्वेशन फॉर SC ST इन सर्विसेज जो कि आर्टिकल 335 में कहा गया है, जो कि बिलोंग करता है पार्ट XBI पार्ट 16 से, ठीक है। पार्ट 4 से हमारे DPS भी बिलोंग करती है, लेकिन यहाँ पे पार्ट 16 से बिलोंग करता है आर्टिकल 335 जो कि SC ST के सर्विसेज में जो SC ST होते हैं उनके रिजर्वेशन की बात करती है। ये कहता है मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव क्लेम्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट। हमारे जितने सारे देखें जितने सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में पोस्ट वैकेंट होता है उसमें निकलता है, उसमें डेफिनेटली रिजर्वेशन होती है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और वीकर सेक्शन के लिए पर्टिकुलरली। कंसिडरेशन गिवन व्हाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट देने के लिए जब देने के वक्त होता है तो कंसिडरेशन भी किया जाता है। बैलेंसिंग विद द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी देखकर और कंसिडर भी किया जाता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है, कि वो जो SC ST दिया जाता है वो अपने जॉब के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं, वो सब चीज़ें दिखा जाता है। फिर सेकेंड प्रोविजन से मदर टंग इंस्ट्रक्शन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज़ होते हैं हमारे, तो उनके मदर टंग इंस्ट्रक्शन के लिए भी हमारे संविधान में प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 350A से बिलोंग करती है और पार्ट 17 में होता है वो, ठीक है। पार्ट 16 और पार्ट 16 से एक आता है और पार्ट 17 से 2 आर्टिकल चल के आता है हमारे DPSP, मतलब DPSP के तरह ही वो एनफोर्सेबल है, मतलब नॉन एनफोर्सेबल है, ठीक है। State and local authorities should strive to provide facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage. Primary stage जो होते हैं प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उनमें मदर टंग के लिए मदर टंग की मतलब एनफोर्स करने के लिए प्रोविजंस है। स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज़ को इसके बारे में ध्यान देना होगा। फोकस ऑन चिल्ड्रन बिलोंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से होते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप कैसे माना जाता है, अगर एक स्टेट में हम ज़्यादातर जो भाषा हम ज़्यादा बोलते हैं वो मेजॉरिटी ग्रुप हो गए, और जो भाषा को हम कम बोलते हैं, जो लोग कम बोलते हैं वो हो गया माइनॉरिटी। जैसे कि ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटी अगर कोई स्टेट में कम मात्रा में रहते हैं और उनका एक लैंग्वेज होता है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं, तो माइनॉरिटी लैंग्वेज की उनकी भाषा की डेवलपमेंट के लिए भी स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़ को कुछ करना चाहिए, कुछ पॉलिसीज़ बनाना चाहिए, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात आर्टिकल 350A से होकर आती है। फिर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, हिंदी के डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए भी प्रोविजन है जो आर्टिकल 351 में मेंशन है। ये भी आर्टिकल पार्ट 17 से बिलोंग करती है। यूनियंस ड्यूटी टू प्रमोट डेवलप हिंदी लैंग्वेज, द एम इज फॉर हिंदी टू सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया। मतलब हिंदी को हमारे
इंडिया की एक लैंग्वेज माना जाता है और इसका एम यही है कि एक डाइवर्स कंट्री में हम हिंदी को प्रमोट करें एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि हर एक इंसान को हिंदी सीखना चाहिए। अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हिंदी का मीडियम यूज़ ज़्यादातर हो, इसलिए प्रोविजंस रखा गया है जो कि आर्टिकल 351 से बिलोंग करती है। ये तीनों को भी आपको याद रखनी है। ये जो 3 आर्टिकल्स है ये आज डायटी प्रिंसिपल के तरह ये नॉन जस्टिसेबल भी है, मीनिंग दे कैन नॉट बी लीगली एनफोर्सेबल। ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, आप कोर्ट के पास अपील नहीं कर सकते जाके। और डिस्पाइट ऑफ बीइंग नॉन जस्टिसेबल, इससे भी इक्वल अटेंशन दिया जाता है डीपीएसपी के तरह, एम्फसाइजिंग द होलिस्टिक रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका गोल यही है कि बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ एस सी एस टी जो होते हैं उनको इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी बैलेंस किया जाए, एंड द प्रमोशन ऑफ हिंदी विथ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, एस सी के इंटरेस्ट, उनका डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट एंड हिंदी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को काम करना होगा, स्टेट को काम करना होगा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि डीपीएसपी, लेकिन ये डीपीएसपी के पार्ट 4 में नहीं आता, डिफरेंट अलग पार्ट से आता है, ये आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा ये डीपीएसपी का चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आपको वीडियो तो ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।